बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपके हिंदी व्याकरण विषय में संज्ञा। संज्ञा आप सब जानते ही हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा क्या है? किसी का भी नाम बताने वाले को हम क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। तो क्या है संज्ञा? किसी का भी नाम नहीं है। संज्ञा उस पदार्थ का नाम है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य बहुत ही इसको समझने का एक बहुत ही संक्षिप्त तरीका है कि हमें वह सब वस्तुएं, वह सब चीजें जो हमें हमारी खुली आंखों से दिखाई देती है उसे हम संज्ञा कहते हैं। क्या? जैसे आप हमें दिखाई दे रहे हैं, आपके सामने आपका जो स्क्रीन है, जो मोबाइल है, जो कंप्यूटर है, या फिर मैं, आप, हमारी निगाह जहाँ तक पहुँचती है वह सब कुछ संज्ञा है। तो इसे हम परिभाषित यदि करें, यानी कि परिभाषा में, शब्दों में यदि इसे हम लिखें, इसे हम परिभाषित करना चाहें तो हम क्या कहेंगे? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का, उस पदार्थ के नाम का बोध कराने वाले तत्वों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। आपकी पुस्तक में क्या लिखा है एक बार ये भी देख लेते हैं। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले को हम संज्ञा कहते हैं। जैसा कि आपकी समझ में आ गया कि संज्ञा किसे कहते हैं, मैंने पहले बताया कि वह वस्तु जो हमें हमारी खुली आंख से दिखाई दे रही है वह संज्ञा कहलाती है। तो इसे हम एक आधार पर समझते हैं। एक वाक्य मेरे पास लिखा हुआ, इस आधार पर हम इसको समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि नेहा ने 7वीं कक्षा में पहले दिन ही प्रवेश करते हुए श्याम पट्ट साफ किया, कुर्सियां क्रम से लगाई और बैठ गई। अब इसमें क्या है? इसमें कह रहा है कि इसमें ये जो वाक्य मैं पढ़ रही हूँ इसमें संज्ञा शब्द जो है, जैसे संज्ञा शब्द क्या है? कक्षा है, श्याम पट्ट यह जो है यह संज्ञा है, कुर्सियां यह संज्ञा है। आगे उसकी कक्षा अध्यापिका श्रीमती सीमा खन्ना कक्षा में आई। अब अध्यापिका का नाम क्या है? श्रीमती सीमा खन्ना, यह भी आपका संज्ञा है। कक्षा में आकर उन्होंने नाम बताकर अपना परिचय दिया। नाम जो है वह क्या है? संज्ञा है। और छात्रों से उनके नाम तथा रुचि के विषय में जानकारी प्राप्त की। रुचि, भाव है ना, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या व्यक्ति के भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो रुचि क्या है? व्यक्ति का जिसमें भाव हो। तो रुचि जो है यह भी संज्ञा है। कोई क्रिकेट में जो रुचि रखता था तो कोई फुटबॉल में। क्रिकेट भी क्या है? संज्ञा है। फुटबॉल भी क्या है? संज्ञा है। कोई गायन में तो कोई अभिनय में। इस कक्षा में नेहा के पुराने मित्र भी थे इसलिए वह प्रसन्न थी। आपको इस वाक्य में यह समझ में आ रहा होगा कि जितने भी संज्ञा शब्द हैं उनका इस्तेमाल इसमें बखूबी किया गया है। तो यह हम जिन वाक्य पढ़ते समय जिन शब्दों को मैंने बताया कि उनसे आपको समझ में आ रहा होगा कि वह एक ही व्यक्ति है। जो व्यक्ति है उसका परिचय क्या क्या है। जैसे जो श्रीमती उषा खन्ना है वह क्या है? वह श्रीमती हैं। और क्या है? उनका नाम है। और क्या है? वह एक अध्यापिका है। ठीक, तो ये सब क्या है? ये सब जितने भी शब्द थे वह सब संज्ञा कहलाते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? आप सबको पता है कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं। आइए देखते हैं संज्ञा के भेद क्या है। पहले है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरे नंबर पे आता है जातिवाचक संज्ञा।
और तीसरे नंबर पे आता है भाववाचक संज्ञा। यह क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, तो भाववाचक संज्ञा। यह क्या है? व्यक्तिवाचक। जब व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है कि जब किसी एक विशेष व्यक्ति या एक विशेष स्थान, एक विशेष नाम का बोध कराया जाए, कहीं स्थान का बोध कराया जाए, एक ही व्यक्ति के नाम का बोध कराया जाए, यानी कोई एक विशेष व्यक्ति हो, तब वहां पे क्या होता है? तब वहां पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। अर्थात किसी एक विशेष व्यक्ति के बारे में बताना। जैसा कि आपकी पुस्तक में परिभाषा दिया गया है, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराने वाले नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अगर हम कहें कि रीना पढ़ने में बहुत अच्छी है, तो रीना क्या है? हम रीना, क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन उसमें हम किसी एक का नाम ले रहे हैं, हम बच्चे नहीं कह रहे हैं। ठीक, बच्चे कहेंगे तो क्या हो जाएगा? यह जातिवाचक हो जाएगा। परंतु मैंने कहा रीना सभी बच्चों में पढ़ने में अच्छी है, तो रीना क्या हो गया? रीना एक विशेष व्यक्ति का परिचय दे रहा है। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। इलाहाबाद जो वर्तमान का प्रयागराज कहलाता है, पहले इसका नाम जो था इलाहाबाद। तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो प्रयागराज क्या हुआ? यह एक विशेष स्थान की सूचना दे रहा है। यदि हम कहें कि दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली क्या है? एक विशेष स्थान का बोध करा रहा है। तो किसी एक विशेष व्यक्ति या वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, एक बार फिर से आप इसको समझिए। क्या? जैसे कि नाम हो गया, मान लीजिए मैंने कहा कि भगत सिंह हमारे महत्वपूर्ण क्रांतिकारियों में थे, या चंद्रशेखर आजाद ने हमारे देश के लिए अपनी कुर्बानी दी। तो यहाँ पे हम क्या करें? किसी एक विशेष व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं। आपके बारे में बात करें तो यदि हम कहेंगे बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे, तो यहाँ पे बच्चों की बात आ गई, आप सभी बच्चों की बात आ गई। तो यहाँ पे हमें हम आप सभी बच्चों की बात नहीं करनी है। यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? किसी एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं। अभी हम इससे एक बात और बताएंगे कि एक समय ऐसा आता है कि व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होता है वो जातिवाचक में चली जाती है, परंतु उससे पहले हमको जानना है जातिवाचक। तो अब दूसरे नंबर पे आता है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा, जैसा कि आपकी पुस्तक में लिखा हुआ, जिस संज्ञा शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध, संपूर्ण जाति, जैसा कि अभी मैंने कहा आपसे कि बच्चे अगर हम कहेंगे तो आप पूरे बच्चों की जाति का बोध हो जाएगा। इससे किसी एक व्यक्ति का बोध नहीं हो रहा है। यदि हम स्त्री बोले तो पूरी स्त्री जाति का बोध हो जाएगा। पुरुष बोले पूरी पुरुष जाति का बोध हो गया। अगर मैं घोड़ा बोलूं तो पूरी जो जानवरों में जो घोड़ा है, संपूर्ण घोड़ा प्रजाति का वहां पे बोध हो रहा है। लेकिन वही अगर मैं बोलूं चेतक, तो चेतक में क्या हो जाएगा? चेतक किसका घोड़ा था? चेतक भी घोड़ा था, परंतु वह महाराणा प्रताप का घोड़ा था। तो वह किसकी सूचना दे रहा है? वह एक विशेष व्यक्ति की सूचना दे रहा है। तो वहां पे वह जब हम चेतक की बात करेंगे तो वहां वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, और जब हम घोड़े की बात करेंगे तो वहां पे वह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हुआ? व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। जैसा कि मैंने आपको अभी तुरंत कहा कि एक समय ऐसा आता है कि जब व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है जातिवाचक में बदल जाती है। तो वो यहाँ नहीं बदली, वहां पे क्या हुआ? यहाँ पे तो यहाँ अभी मैंने कहा घोड़े का नाम लिया, तो यहाँ पे क्या हुआ? वहां पे मैंने उसका नाम लिया, चेतक का मैंने नाम लिया, तो वहां पे वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है ही है, क्योंकि उसका नाम वहां पे उद्धृत हो रहा है। वहां पे वह क्या हो रहा है? वहां पे वह अपने स्पष्ट रूप में कि मैं महाराणा प्रताप का घोड़ा हूं,
वहां उस रूप में वह प्रतिष्ठित हो रहा है, तो इस प्रकार से वहां पे वह व्यक्तिवाचक है। परंतु जब मैं घोड़ा कहूंगी तो वहां पे वह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, परंतु जातिवाचक में जब मैं उसका नाम ले लूंगी तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो जातिवाचक संज्ञा में कुछ और उदाहरण, जैसे यदि मैं बोलूं युवक, तो संपूर्ण युवा जाति का बोध हो रहा है, तो वहां पे पूरी युवा जो पीढ़ी है वह पूरी उस युवा जाति का बोध करा रही है। यदि मैं यहाँ कहूँ सैनिकों ने अच्छा प्रदर्शन किया, सैनिकों ने शत्रुओं से डट कर लोहा लिया, तो यहाँ पे किसी एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे संपूर्ण सैनिकों की बात हो रही है। तो सैनिक क्या हो गई, एक जाति हो गई। इसी प्रकार से यदि मैं कहूँ कि कुछ कवि बहुत ही अच्छी कविता रचते हैं, तो यहाँ पे कुछ कवि जो है वह भी क्या हो गया, एक पूरी कवि जाति की बात कर रही हूँ मैं। और यदि मैं कहूँ कि कवियों में सूरदास का नाम सर्वश्रेष्ठ है, तो जब मैं सूरदास की बात करूंगी तो वहां पे वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, लेकिन जब मैं कवि की बात करूंगी तो वहां पे वह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यदि मैं पशु पक्षी की बात करूं, अगर मैं पशु पक्षी की बात करूं, यदि मैं कहूं कि चिड़ियाघर में पशु पक्षी जगह जगह से लाकर रख दिए जाते हैं, तो पशु और पक्षी संपूर्ण पशु पक्षियों की जाति का बोध करा रहे हैं। चाहे उसमें हाथी हो, चाहे उसमें घोड़ा हो, चाहे उसमें मोर हो, चाहे उसमें तोता हो, चाहे उसमें बिल्ली हो, कोई भी हो, वो क्या है, संपूर्ण पशु और पक्षियों की जाति का बोध करा रहे हैं। तो वहां पे क्या हो जाएगा, वह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन जब मैं यह कहूँ कि आप सबके घर में कोई ना कोई तोता होगा, आपने उसका नाम रखा होगा, अगर मैं ये बोलूँ और तुम्हारा मिट्ठू कैसा है, तो यानी कि मैं एक व्यक्ति से, किसी एक से उसके मिट्ठू, उसके तोते के बारे में बात कर रही हूँ, या आपने जो भी उसका नाम रखा हो, तो वह व्यक्तिवाचक का सूचक हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने सवाल पे कि मैंने कहा था एक समय ऐसा आता है जब व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है, और जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। तो वह कौन सा समय आता है जब एक व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक में बदल जाता है और एक जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक में बदल जाता है? तो जैसा कि अगर मैं यह कहूँ, पंडित जी हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। पंडित जी, तो यहाँ पर पंडित जी का नाम कहते ही हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री का नाम स्मरण हो जाता है। हम पंडित जी कहते ही जवाहरलाल नेहरू को जान जाते हैं। तो पंडित जी क्या है, पंडित जी वह जातिवाचक है, लेकिन उनके नाम के साथ वह शब्द रूढ़ हो गया है, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, इसलिए हम उसको कहेंगे कि वह वहाँ पे व्यक्ति, जब हम कहेंगे पंडित जी हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, तो वहाँ पे वह शब्द उनके साथ में रूढ़ हो जाने के कारण वह व्यक्तिवाचक संज्ञा का द्योतक हो जाएगा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक में कैसे बदलती है, अब इसको समझिए। यदि मैं यह कहूँ कि हमारे देश में एकलव्य जैसे शिष्य पैदा होते रहते हैं, मैं क्या कहूँ, हमारे देश में एकलव्य जैसे शिष्य पैदा होते रहते हैं, तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य क्या हो गया कि हमारे जो एकलव्य कौन था, एकलव्य वह था जिसने अपने गुरु द्रोणाचार्य के कहने पे अपना अंगूठा ही काट कर दे दिया था। यानी कि गुरु के आदेश की बात मानने वाले हमारे देश के सभी शिष्य हैं। यदि उनसे उनका अंगूठा भी काट के देने को कहा जाए, तो उसमें भी हमारे देश के जो बच्चे हैं, जो शिष्य रूप में हैं, जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वह गुरु दक्षिणा देने के लिए वह सभी बच्चे एकलव्य की तरह तैयार हो जाएंगे, ऐसा माना जाता है। तो सभी बच्चों के लिए वह शब्द रूढ़ हो जाने के कारण एकलव्य जो है क्या हो गया, वह व्यक्तिवाचक होते हुए भी जातिवाचक में परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार से यदि मैं यह कहूँ कि हमारे देश में
हमारे देश में अभिमन्यु जैसे पुत्र पैदा होते रहते हैं। तो यदि मैं यह बात कह रही हूँ कि हमारे देश में अभिमन्यु जैसे पुत्र पैदा होते रहते हैं, तो अभिमन्यु क्या है? एक नाम है। आपको समझना होगा कि अभिमन्यु एक नाम है, परंतु अभिमन्यु नाम कहते ही जब मैं यह कह रही हूँ कि हमारे देश में अभिमन्यु जैसे पुत्र पैदा होते रहते हैं, तो यह उन सभी गर्भ में पलने वाले बच्चों की बात कही जा रही है। गर्भ में पलने वाले बच्चे जो इस संसार में आने से पहले ही सब कुछ सीख कर आने की क्षमता रखते हैं, और अभिमन्यु की तरह वह युद्ध क्षेत्र में कितना भी बड़ा मुश्किल हो, कितनी भी बड़ी बात हो, वो पीछे नहीं हटते। वह हंसते हंसते युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं। तो यहाँ पे जो अभिमन्यु शब्द है वह व्यक्तिवाचक होते हुए भी सभी बच्चों के लिए रूढ़ हो जाने के कारण जातिवाचक में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से एक जो व्यक्तिवाचक है वह जातिवाचक में, या जातिवाचक संज्ञा जैसा पंडित जी के संदर्भ में बताया, वह व्यक्तिवाचक में परिवर्तित हो जाती है। तो यह मेरे ख्याल से आपकी समझ में आया होगा। आइए पढ़ते हैं तीसरा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा क्या क्या होती है? भाववाचक संज्ञा जिन शब्दों से, ऐसे शब्द जिन शब्दों से किसी के गुण, किसी व्यक्ति वस्तु या वहाँ उस स्थान का के गुण दोष धर्म आदि के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो, उसके गुण दोष का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। किसे भाववाचक संज्ञा कहेंगे? जिन शब्दों से किसी के गुण दोष धर्म या अवस्था का बोध हो। अवस्था कि वय, आपकी वयस क्या है? वयस यानी उम्र, यानी कि आप किस अवस्था में हैं, कैसी अवस्था। उम्र भी सिर्फ अवस्था नहीं होती है, ठीक? आप बीमार हैं, अच्छे हैं, कैसे हैं, यह भी अवस्था होती है। तो अवस्था का बोध हो, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा मनुष्य, जैसे कि आप बच्चे हैं, तो बच्चे क्या हैं? बच्चों की अवस्था क्या है? यह एक अवस्था है ना। तो उनका वो जो भी हरकत करेंगे, जो भी कार्य करेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? बचपना। तो बचपना क्या हुआ? भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या है? भाववाचक संज्ञा। खटास, मिठास, ये क्या है? भाववाचक है। तो अब यदि जैसे मान लीजिए किसी पुरुष की बात की जाए, तो यदि हम कहेंगे उसका पौरुष, तो पौरुष बल की बात यदि हम करेंगे तो यह उसके भाव की बात हम कर रहे हैं। उसके पौरुष बल की बात यानी उसके भाव की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। यदि हम पंडित की बात करें तो पंडित क्या है? जातिवाचक है। परंतु अगर हम पांडित्य की बात करें, पांडित यानी बहुत ज्यादा विद्वान होना, बहुत ही ज्यादा पढ़ा लिखा होना, तो उसको कोई किसी भी बात में काट ना पाए, यदि हम उसकी बात करें तो वो उसका पांडित्य, तो पांडित्य क्या हो जाएगा? उसका भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। देखो, यदि हम इंसान की बात करें, इंसान में अगर हम उसके इंसान की इंसानियत की बात करें, तो यह इंसानियत यह भाववाचक संज्ञा होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे यह भाववाचक संज्ञा पूर्ण होती है। भाववाचक संज्ञा के दो भेद, एक है द्रव्यवाचक संज्ञा और एक है समुदायवाचक संज्ञा। तो परंतु ये दो संज्ञाएं जो आई हैं वह अंग्रेजी के व्याकरण से आपके हिंदी व्याकरण में इनका आगमन होता है। तो इस प्रकार से जो द्रव्यवाचक संज्ञा है उसकी परिभाषा क्या है? जो शब्द द्रव्य ये अथवा विभिन्न धातुओं का बोध कराए, जैसे कि आपका है सोना, चांदी, कांसा, लोहा, चावल, बाजरा इत्यादि, तो यह सब क्या है? यह क्या है? धातु का बोध करा रही है, यानी कि द्रव्य का बोध करा रही है।
तो यह क्या हो गया, यह आपका द्रव्यवाचक संज्ञा हुआ। समुदायवाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा क्या है? समुदायवाचक की, जैसा कि आपको समुदाय नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि समूह, समूह का बोध जो कराए, जैसे है आपका पुलिस। पुलिस क्या है? पुलिस कहने से एक समुदाय का बोध हो रहा है। कक्षा, कक्षा कहने से एक समुदाय का बोध हो रहा है कि मतलब क्लास के सभी बच्चे, क्लास चल रही, कक्षा कैसी है। तो यहाँ पे पूरे समुदाय का जब बोध हो, भीड़, पूरे समुदाय का बोध हो, तो वहां पे क्या होगा, वहां समुदायवाचक संज्ञा कहा जाएगा। इसकी परिभाषा क्या है? जो किसी विशेष समुदाय या समूह का बोध कराए, किसी विशेष समुदाय या समूह का बोध कराए, उसे हम समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप, जैसे पुलिस, कक्षा, भीड़ इत्यादि। जैसे स्टेशन पर बहुत भीड़ है, तो भीड़ शब्द क्या हुआ? समुदाय सूचक हुआ। पुलिस हमारी रक्षा कर रही है, तो पुलिस क्या हुआ? एक समुदाय हुआ। तो इस प्रकार से यह हमारा क्या है कि हमें समुदायवाचक शब्दों का यह बोध कराते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ आपकी संज्ञा पाठ यहाँ समाप्त होती है। आपको जो भी नहीं समझ में आया होगा आप उसे पूछ सकते हैं।